MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, आज बजट आया है। 53.5 लाख करोड़ का बजट है और जब बजट का आकार इतना बड़ा हो तो उसके हर पहलू को समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है। लेकिन पहली नजर में जो दिखाई दे रहा है उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है कि यह बजट लोक लुभावन वाली कैटेगरी में बिल्कुल नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि किसी खास वर्ग को खुश करने के लिए बनाया गया बजट नहीं है, किसी चुनावी फायदे के लिए बनाया गया बजट नहीं है, बल्कि इसके पीछे सोच है देश की खुशहाली की। वो कदम उठाए गए हैं जिससे भले ही सीधे आपको यह न दिख रहा हो कि मेरे हाथ में क्या आने वाला है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आने वाले वक्त में इस बजट में व्यापार भी दिखता है, रोजगार भी दिखता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखता है और साथ में दिखता है वॉर रेडी हिंदुस्तान। डिफेंस बजट को आप जब एनालाइज करेंगे तो आपको यह साफ दिखेगा। दुनिया में टैरिफ वॉर जारी है और इसके बीच में एक ऐसा रास्ता भी दिख रहा है जो यह कहता है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। दुनिया के लिए एक नया विकल्प हमको बनना पड़ेगा और अपने हिसाब से नए विकल्प बनाने भी पड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इस बजट को अवसरों का हाईवे बता रहे हैं। हाईवे, उन्होंने कहा कि यह बजट 2047 में विकसित भारत के संकल्प का आधार बनेगा। उन्होंने इस बजट को ऐतिहासिक बताया है। लेकिन दर्शकों, विपक्ष को इस बजट में कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी यह कह रहे हैं कि भाई इसमें कुछ नहीं है, नथिंग। और हर बार क्या यही नहीं होता? यही होता है। सरकार आकर कहेगी कि बहुत शानदार है, इससे शानदार भले क्या हो सकता था, सरकार के लोग यही कहेंगे। और विपक्ष से जब भी आप पूछिए तो वो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल बेकार है, काय का शानदार, कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन दर्शकों, आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि सच्चाई इन दोनों के बीच में ही कहीं होती है, हमेशा। और आप सुबह से चूंकि आंकड़े बहुत सारे देख रहे होंगे, इसलिए मैं बहुत सारे आंकड़ों में आपको लेकर नहीं जाऊंगा, लेकिन बजट है तो कुछ फैक्ट भी आपको बताना बनता है। और आपको कुछ फैक्ट मैं दिखाना चाहता हूं जो ये कह रहे हैं कि ये बेकार है, किसी मतलब का नहीं है, उनके समय से एक तुलना आपको करनी पड़ेगी। ये जरा देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कुल बजट जो 2013-14 में था वो 16.65 लाख करोड़ था, जो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, और अब हो गया 53.47 लाख करोड़, यानी कि 53,47,000 करोड़। इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो सरकार खर्च कर रही है तब 2.25 लाख करोड़ खर्च होता था और अब 12 लाख करोड़ से ज्यादा है। यह लगभग आप जोड़ेंगे तो 550% से ज्यादा बैठेगा। यह पहला आंकड़ा है। शिक्षा पर तब खर्च होता था 65,000 करोड़, 65,867 करोड़, और अब कितना खर्च हो रहा है यह आपके सामने है, 1,39,000 करोड़। इसको आप देखिए, यह 200% से ज्यादा है। इसके साथ साथ आप अगर देखेंगे डिफेंस बजट, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, और उसकी वजह क्या है? कभी 2 लाख करोड़ खर्च किया जाता था और अब लगभग 8 लाख करोड़ के आसपास यह बजट पहुंच रहा है। लगभग 375% के आसपास इसको आप जोड़ेंगे तो बैठेगा, इससे ज्यादा ही बैठेगा। और स्वास्थ्य बजट को आप देखेंगे तो 37,000 करोड़ कभी खर्च किया जाता था, अब 1 लाख करोड़ से ज्यादा इसका बजट है। दर्शकों, इतना पैसा अगर एक एक मद में बढ़ रहा है तो वो कहीं तो लग रहा होगा, किसी जगह तो लग रहा होगा। वायुयान बड़े बड़े खरीदे जा रहे हैं, डिफेंस के लिए एक बड़ा डिफेंस सिस्टम तैयार किया जा रहा है। यह फर्क जाहिर बात है कि आपको सीधे हाथ पे नहीं दिखता है कि मेरे हाथ में क्या आया है, लेकिन देश की तरक्की इन चीजों से निर्धारित होती है। और इसीलिए मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। Our government's sankalp is to focus on our poor, underprivileged
and the disadvantaged. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार बजट पेश कर इतिहास रच दिया। वित्त मंत्री ने 53,47,000 करोड़ का बजट पेश किया। इस बार के बजट में स्वास्थ्य, सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और आम आदमी पर खास जोर दिया गया। सरकार का कहना है कि यह बजट सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि भविष्य की नींव है। महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला जी ने लगातार 9वीं बार देश का बजट प्रस्तुत करके नया रिकॉर्ड बनाया है। ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बजट को ऐतिहासिक करार दिया। उनके मुताबिक ये बजट नए भारत के संकल्प को मजबूत करता है। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष का हमला भी तेज है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्षी दलों ने इस बजट को जुमला बजट बताया। आज नए भारत का, विकसित भारत की संकल्पना के रोड मैप को लेकर के अपना नया बजट देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया है। समाज के प्रत्येक तबके को, युवा हो, महिलाएं हो, अन्नदाता किसान हो, उद्यमी हो, तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करने वाला एक बजट है। ये गरीब किसान और गांव में रहने वाले लोगों की समझ से बाहर बजट है। ये गरीब का पेट कहीं नहीं भर सकते है। ये बजट गरीब का पेट नहीं भर सकता। नौकरी रोजगार दिए नहीं। नौकरी रोजगार कहाँ दिए? अभी भी बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार है। सपने दिखाने वाला बजट है। बीजेपी 5% लोगों के लिए बजट बनाती है और शेयर का मसला उन्हीं 5% लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। एक तरफ सरकार इसे विकास का हाईवे बता रही है तो विपक्ष इसे वादों की दोहराई हुई फाइल कह रहा है। सवाल यही है, क्या ये बजट जमीन पर असर दिखाएगा? क्या वाकई ये बजट विकसित भारत की आधारशिला बनेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ राजीव जेटली जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आकाश जिंदल जी जाने माने अर्थशास्त्री हैं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं वरुण पुरोहित, जो लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ अजीज खान है, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनकी तरफ मैं चलूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आना चाहता हूं इस सवाल को लेकर अजीज खान आपके पास, और टीना शर्मा भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन अजीज खान, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये तैयार करके बैठते हैं आप लोग कि भाई अब कह देना है कि नहीं, ये तो किसी काम का बजट नहीं है, कोई मतलब का बजट नहीं है, गरीब का पेट नहीं भर सकता है बजट। ये पहले से स्क्रिप्ट रेडी रहती है कि कुछ भी लेके आए, क्या एनालिसिस करना, क्या सोचना, हम तैयार हैं, ये बोल देना है बस। जी देखिए राम मोहन जी, ऐसा नहीं होता है। हम लोग पार्टी के प्रवक्ता हैं जी, और पूरी तैयारी के साथ बैठते हैं, पूरी जानकारी रहती है। ऐसा नहीं होता कि कुछ भी बोल दें। अच्छा, देखिए जो सच है, इस गवर्नमेंट से बहुत उम्मीद ना आम जनता को थी, ना किसानों की थी, किसी को नहीं था। अब आप बोलेंगे रटी रटाई बात है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वही किसान है। आप इस किसान को देखिए कि केसीसी लोन जो एनपीए है वो 42% बढ़ गया है। 42%, 42% पिछले 5 सालों में। केसीसी का जो आउटस्टैंडिंग है लोन का, आप समझिए लेटेस्ट, वो आपको पता है, जो पहले 4.26 हुआ करता था, वो आज 10.05 लाख करोड़ हो गया है। आप अंदाजा लगा रहे हैं, 2.5 गुना बढ़ गया। ये लोन ले रहे हैं इस वक्त। लोन कब लिया जाता है? जब आदमी बहुत परेशान होता है। खेती में जो कर्ज किसान ले रहा था, लिया था पहले, वो 8.4 लाख करोड़ से बढ़ करके अब वो 25.48 लाख करोड़, यानी किस कदर 3 गुना ज्यादा लोन किसान ले रहा है। बताइए किसानों के लिए क्या दिया है इसमें? कुछ नहीं है। कहा था कि हम एमएसपी देंगे, हम 2 गुना आय कर देंगे। 2 गुना आय नहीं हुआ, 3 गुना उसका भर्ती, यानी उसका जो लगाया जाता है, जो जब उसको बुआई जोताई की जाती है, 3 गुना उसका बढ़ गया रेट, लेकिन उसका इनकम नहीं बढ़ा। तो अब सवाल इस बात का, आदमी क्या कहेगा?
आदमी क्या कहेगा? आदमी कहेगा भाई आपने किसानों के लिए क्या किया? आप जरा बेरोजगारी की बात करें। आप बेरोजगारी की बात का मैं आंकड़ा जरा मैं आपको देना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप बहुत देखिए आप पूरी जानकारी रखते हैं, इसलिए आपसे बात करने में अच्छा भी लगता है, चीज़ों को आप बात बारीकी से समझते हैं। मैं जानना ये चाह रहा हूं कि जरा ये बताएं हमें कि प्रति व्यक्ति आय आज इस मुल्क में क्या है? आपको अंदाजा है? 2.3 लाख करोड़ सालाना, 2.3 लाख 2.3 लाख सालाना, ये प्रति व्यक्ति है, 140वें नंबर पे है। बातें हो रही हैं कि साहब हम 4th इकोनॉमी बन गए, हम 5th इकोनॉमी बन गए, लेकिन कर्ज क्या हुआ? हर व्यक्ति पर कर्ज जो पहले अभी 2 साल पहले 2023 में 3,90,000 था, आज वो 2 लाख, आपको पता है 4,80,000 हो गया। यानी लगातार सब बढ़ा है। जो सरकार कर्ज ली थी 2014 में 55 लाख करोड़, आज वो 225 लाख करोड़। तो लगातार ये सारे हालात आप देखेंगे तो इससे क्या अंदाजा लगाएंगे आप? अंदाजा ये लगाएंगे कि सरकार जितनी बातें करती है सिर्फ कोरा कागज है। राजीव जेटली, आंकड़ा अगर सच आंकड़ा देखेंगे तो उससे कुछ और है उसमें, और प्रैक्टिकली कुछ और है, और सरकार दावे कुछ और कर रही है। उनका उत्तर राजीव जेटली जी दे रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता, आपके सवाल सीधे लेकर जा रहा हूं उनके पास। राजीव जी। सर मैं आ रहा हूं। नहीं तो जवाब तो ले लीजिए, फिर आप चलिए बोलिए। 7-8 सवाल दाग देंगे इकट्ठे, फिर कहेंगे कि मुझे बोलने नहीं दे रहे, सारा बीजेपी को बोलने दे रहे हैं। 2 सवालों के जवाब ले लीजिए। हाँ, मैं तो केवल राम भाई इतना ही बोलूंगा, अगर इन्होंने बजट को पढ़ा होता, समझा होता, महसूस किया होता तो इतने सारे कागज पन्ने उठा के ना लाते। मैं कुछ लेके नहीं आया, नीचे देख लीजिए, आराम से खाली हाथ बैठा हूं, क्योंकि इस बजट के अंदर विकसित भारत की जो नींव देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में रखी थी, और उसमें बार बार आहुति के रूप में बजट जो हमारा बीच में आता है, जिससे हमें भरोसा है कि 2047 में हम विकसित भारत बना करके दिखाएंगे। ये उस बजट का जो ट्रांजिशन पीरियड है ये वो चल रहा है, ये बजट उस दिशा में आगे जा रहा है। कहाँ पे हमारे पास सिर्फ 17.5-18 लाख करोड़ रुपया होता था, आज हम 53 लाख करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच गए हैं। और सबसे बड़ी बात, इजाज साहब ने जो बात बोली, ये तो मुझे बोलनी चाहिए थी, इन्होंने बोल दी, इसीलिए कहा कागज पन्नों में उलझ गई है। ये कह रहे हैं किसानों ने लोन लेना ज्यादा कर दिया है, मतलब अपने आप में एक बात तो इन्होंने दर्शा दी कि लोन की फैसिलिटी किसानों को पहले से बेहतर मिल रही है, अगर किसी को लोन लेने की जरूरत पड़ गई तो। ये पहली आपने बताया कि विपक्ष के जो एनालिसिस थी और जो रिसर्च थी वो कहीं ना कहीं फेल हो गई है काम करते करते। तो ये पहली मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा और आपका धन्यवाद भी करूंगा कि आपने बताया कि देश का किसान आज सरकार से जब भी कोई मांग करता है तो उसको वो मिलती है। 20-20 लाख करोड़ रुपया हमने किसानों के खाते में डाल दिया। भैया आप जब भी बात करते हैं बजट की, कहते हैं हमारी जेब में क्या आया, हमारी जेब में क्या आया। हम ये कहते हैं हमारी जेब के लिए नहीं बनाया है बजट कि हम अपनी जेब में डाल लें। ये बजट इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बना है। ये बजट इस देश के किसान, युवाओं, महिलाओं, बच्चों के लिए बना है। ये बजट इस देश के अंदर रेल के लिए बना है। ये बजट इस देश के अंदर, इस देश में सेमीकंडक्टर लाने के लिए बना है, उसका हब बनाने के लिए बना है, बायोफार्मा का हब बनाने के लिए बना है। ये थोड़ी है कि बजट पास किया उसके बाद सारे नेता अपनी जेब में डाल दें और उसके बाद भ्रष्टाचार का ठप्पा आपके ऊपर लग जाए। ऐसी व्यवस्था हम नहीं चाहते। हमें चाहते हैं बजट देश में खर्च हो, जरूरतमंद के खाते में पहुंचे। इस देश की विकास के अंदर जहां हम आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम तीसरी अर्थव्यवस्था नहीं पहली। मैं शुरुआती कमेंट में थोड़ा सा कम समय आपको दे पाऊंगा, लेकिन वरुण पुरोहित को मैं इन कराना चाहता हूं, इसके बाद मैं सबको शामिल कर लूं। वरुण पुरोहित, बहुत सीधा सवाल है। राहुल गांधी का अभी ट्वीट आप देखेंगे, वरुण जी दिखाई दे रहे हैं क्या? जरा उनको लेके आइए। हाँ, तो वरुण पुरोहित जी, सीधा सवाल है मेरा ये कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भाई किसी सेक्टर में कुछ नहीं है, क्राइसिस के लिए कुछ नहीं करके दिया, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि चुनाव 2026 में जहां हैं उनको लेकर एक मुश्त योजनाएं जो पहले जारी कर दी जाती थी वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी बात अलग है, लेकिन पहले जिस स्टेट में चुनाव है उसमें भर भर के घोषणाएं कर दी जाती थी। मसलन अभी बंगाल में आ रहा है तो बंगाल के लिए ढेर सारी योजनाएं दे दी जाती थी, उससे बाहर निकल रहे हैं, बात एक स्टेबिलिटी की कर रहे हैं। क्या ये आपको बेहतर नहीं लगता? राम साहब, आपने शुरुआत में इंट्रोडक्शन में दिखाया कि 2013-14 में इतना था, 16.65 था, 53 लाख करोड़ बजट हो गया, फिर इतना वो इंक्रीज हुआ, 3 गुना इंक्रीज हुआ, उसी जितना बजट इंक्रीज हुआ उतने योजनाओं का पैसा इंक्रीज हुआ। तो इसमें मैं इसको कोई वो विशेष बात नहीं मानता। ऐसा नहीं किया कि वो बड़ा किया। एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि नेताओं को, सारे राजनीतिक लोगों को, एनालिस्टों को, सबको जो अच्छी चीज जो बजट की वो बोलनी चाहिए, तो खराब हो उसको एनालिसिस करना। अच्छी चीज जो मुझे इसमें लगी वो लगी डिफेंस का, जो आपने भी जवाब दिया उसका भी दूंगा।
डिफेंस बजट को इंक्रीज किया, बहुत मुझे अच्छा लगा कि क्योंकि इस समय चारों तरफ जो जियोपॉलिटिकल कंडीशन से पॉलिटिकल कंडीशन बड़ी खतरनाक है, तो बजट बढ़ाया डिफेंस का, बहुत अच्छी बात करी, इसकी मांग भी उठ गई। लेकिन इसमें अग्निवीर योजना बंद करके रेगुलर भर्ती का प्रोविजन करते, बच्चों को नौकरियां मिलती, आर्मी वापस सुदृढ़ होती। आर्मी के कई जनरल सर सब बात भी कर चुके हैं आर्मी के अधिकारी की भाई मिलिट्री के अधिकारी ओवरऑल कि भाई 2 लाख 3 लाख आदमी कम पड़ रहे हैं तो उनको भर्ती करते तो और ज्यादा अच्छा। एक आयुर्वेद संस्थान का प्रमोशन और नए खोलना 3, ये भी बहुत अच्छी बात करी। तो आपने जो बात अभी एक और करी कि भाई पॉपुलिस्ट बजट नहीं है, 2 राज्यों 3 राज्यों 4 राज्यों में चुनाव आ रहा है, वो इन्होंने बिहार में एक्सपेरिमेंट किया ही था, आसाम में कर ही रहे हैं, बजट में नहीं दिखा रहे, लेकिन खातों में तो इलेक्शन से पहले पैसे जा रहे हैं, 10,000 करोड़ के आसाम में जा जाके योजनाएं डाल रहे हैं। वो तो 10 साल में आप कर सकते थे, फिर ये दिखाते कि हमने ये विकास किया, आगे हम ये करेंगे जब तो समझ में आता। एंड मोमेंट पे आप ये कर रहे हो तो पॉपुलिस्ट बजट लाना नहीं लाना, पर्टिकुलर राज्य में चुनाव हो, खातों में पैसे डालना, ये सब करना, वो वोट करप्शन की श्रेणी में आता है। इसलिए मॉरलिटी एथिक्स की बात हम ना करें सभी पार्टियों की। तो ये आपने कई बातों को बहुत अच्छा एनालिसिस किया है, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो युवाओं के रोजगार की जो बात है, सबसे बड़ी जो जिस विषय पे आप आना चाहते हैं, देखिए आपने कहा कि मैंने बजट बताया, ये 16-17 लाख करोड़ से बढ़कर 53 लाख करोड़ हुआ है बजट, है ना? ये परसेंटेज अगर आप जोड़ेंगे तो 3 गुना के आसपास, 300% के आसपास बढ़ा है। लेकिन अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये 2.25 लाख करोड़ से 12,20,000 करोड़, लगभग 550-600% के आसपास इसमें ग्रोथ है। ये हाँ, लगभग 6 गुना, मोटे तौर पर आप कह सकते हैं लगभग 6 गुना के आसपास। तो अवधेश जी और साथ साथ में जिंदल साहब, आप दोनों को लेकर आना चाहता हूं। अवधेश जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या ये रोजगार के सृजन नहीं करेगा? क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर जब होगा, बनेगा, कहीं भी बने, मतलब दीवार बने, इमारत बने, रेल का कॉरिडोर बने, क्या ये रोजगार के सृजन नहीं करेगा? या इसको ऐसे कहा जाए कि नहीं, आपने नौकरी की संख्या नहीं बताई कि 200 बढ़ेंगी कि 2000 बढ़ेंगी? देखिए, इसमें जो कहा ही गया है कि जो हम लोग युवाओं के लिए जो कार्यक्रम है कि शिक्षा को एम्प्लॉयमेंट और इंटरप्राइजेस से जोड़ना है और उसी के संदर्भ में घोषणा है। इस समय किसी भी बजट को, जैसे आपने खुद ही बता दिया है, अगर देखना है तो 2014-15 से लेकर 2026 तक का जो ये 19वां बजट है, बीच के अंतरिम बजट को छोड़कर, और उसको देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में धीरे धीरे एक पॉलिसी, विजन और साथ साथ जो है देश के आंतरिक संरचना, इस सब की दृष्टि से आते आते हम एक स्थिरीकरण के पोजीशन में है। अब जैसे मान लीजिए अगर 99.1% रेलवे का हमारा विद्युतीकरण पूरा हो चुका है, तो अब उसमें आगे क्या होगा? अब तो यह है कि जो है उसको कंसोलिडेट करना है, उसको बेहतर करना है, उत्कृष्ट करना है। अगर करीब 1.5 लाख से ज़्यादा किलोमीटर हमने अगर एक्सप्रेस हाईवे बना दिए हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, तो अब उसमें थोड़ा बहुत जुड़ना है, लेकिन उसको कंसोलिडेट करना है धीरे धीरे आकर। उसी ढंग से जब जीएसटी में हमने इतना कर दिया तो अब कर में क्या बदलाव हो सकता है? तो ये जब आप एक लंबे विजन से काम करते हैं, उसको लाते लाते उसको स्थिरांक पर ले आते हैं, तो वहां से फिर आप आगे की छलांग जो होती है उसको सुदृढ़ करते हुए आगे बढ़ना है। इस समय की जो हमारी चुनौतियां थी दुनिया के सामने, अभी इस भारत के एक एक व्यक्ति के मन में था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ अमेरिका से शुरू किया है उसका असर दुनिया में जो उथल पुथल हो रहा है, जो टैरिफ को लेकर के है, दुनिया के विकास को लेकर के है, व्यापार लेकर है, और उसके कारण जो दुनिया असुरक्षित हुई है, उसमें भारत कहां खड़ा होगा, कैसे करेगा? वो थोड़ी बहुत लोग सैक्रिफाइस करने के लिए, भारत के लोग उसके लिए तैयार थे। तो उसके दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो शायद आने वाले समय में दुनिया भारत का पहला देश होगा जिसने डायरेक्ट फोकस अमेरिका को न करते हुए दुनिया के लिए भी एक देश विकसित होकर खड़ा होकर और दुनिया के व्यापार व्यवस्था में, दुनिया के सेवा क्षेत्रों में, दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में, दुनिया के रक्षा सुरक्षा में क्या योगदान कर सकता है। ये एक महत्वपूर्ण बात रही है। हिंदुस्तान को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने वाला बजट है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन में बिठा दिया गया है। ये बजट क्या है? विजनरी बजट है, पाथ ब्रेकिंग बजट है। ये बजट किस लिए बना है? अमेरिका के टैरिफ का जवाब है ये बजट। चाइना की मैन्युफैक्चरिंग की स्पीड से ज्यादा तेजी में लाने वाला ये बजट है। इससे आम आदमी को क्या बेनिफिट मिलेगा? सबसे पहले युवाओं के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। दूसरा, युवा जिनको इंक्रीमेंट उतना नहीं मिल रहा था जितने डिजर्व कर रहे थे, उनको इंक्रीमेंट मिलेगा। तो इससे क्या होगा? परिवार में खुशहाली आएगी,
इस बजट से आपके घर का बजट चमकेगा। आकाश जिंदल की नजर से देखिए, इससे इन्फ्लेशन कम होगी, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो आपका क्या होगा, सप्लाई चेन दुरुस्त होगी, तो एक तरफ आपकी कमाई बढ़ेगी, दूसरी तरफ आपका खर्चा कम होगा। एक आम आदमी को क्या चाहिए, उसकी कमाई बढ़े, खर्चा कम हो। अब आप देखिए 12.2 लाख करोड़ का कैपेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हो जाएगा, 40,000 करोड़ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है, मोबाइल सस्ता, लैपटॉप सस्ता, एलईडी सेट, गाड़ी, सब में सेमीकंडक्टर चाहिए। टैरिफ का इससे बढ़िया जवाब क्या होगा। कहीं ना कहीं बहुत मुझे लगाया गया, 10 सेकंड और लूंगा। क्विक। उसके अलावा आप लगाइए बायो फार्मा आज की जरूरत है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, रेल कॉरिडोर, कहीं ना कहीं जो चाइना ने किया था मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनने के लिए, उससे कहीं ज्यादा तेजी ये दिलाएगा। यूएस जो टैरिफ और रिटेलिटरी टैरिफ का खेल खेल रहा है, उसका जवाब है मेरे हिसाब से बहुत विजडम, मैच्योरिटी के साथ बना हुआ बजट है। 100 में से 98 नंबर देता हूं। आइकॉनिक बजट है और यू हैव टू बी मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दिस बजट। प्रेम कुमार जी, क्या पॉलिटिकल सिस्टम अभी इन चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए भारत का तैयार नहीं है कि आप अगर पॉपुलिस्ट चीजें उसमें नहीं डालेंगे, अगर आप लोक लुभावन चीजें उसमें नहीं ऐड करेंगे, तो फिर इसी तरह कहा जाएगा जैसे जेएमएम का भी अभी कुछ देर पहले एक रिएक्शन आया है कि स्वतंत्र भारत का सबसे खराब बजट है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रहा है। देखिए, पहले राम जी आप कुछ आंकड़े लेकर आए थे, वहीं से बात शुरू करते हैं जी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में बजट का आकार 2.68 लाख करोड़ था। जब वो छोड़कर गए तो 4.5 लाख करोड़ हो गया। मनमोहन सिंह जी ने के सरकार में वो लगभग 17-18 लाख करोड़ तक पहुंचाया, 3 गुना से ज्यादा 10 साल में। और वो 17-18 करोड़ अब 53 लाख करोड़ पर है 12 साल में, 3 गुना ज्यादा। यानी आप वॉल्यूम केवल कंपेयर करेंगे तो उससे बेटर नहीं बोलेंगे। आप ये कहेंगे कितना गुना हुआ, तो हमें लगता है कि मनमोहन सरकार वाज बेटर देन दिस गवर्नमेंट, ये साफ दिखता है जहां तक बजट के आकार का सवाल है। लेकिन कर्ज से तुलना कीजिए तो कर्ज 55 लाख करोड़ को अगर लगभग 200 लाख करोड़ तक अगर पहुंचा दिया गया है मोदी जी आए और अभी के समय में, तो ये एक बड़ी नेगेटिव बात है। दूसरी बात है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ का खर्च है, ठीक है, बड़ा है। 1 लाख करोड़ का फायदा ज्यादा है पहले से, लगभग 8.5% का इंक्रीज है। तो यहाँ ठीक है, ये ग्रोथ दिखाता है, हम इंफ्रा पर खर्चा कर रहे हैं। लेकिन रक्षा में, शिक्षा में आप देखेंगे मनमोहन सिंह सरकार के समय में जो बजट के मुकाबले वो रेशियो था रक्षा का, वो रेशियो से कम गया है, बढ़ा नहीं है रक्षा में बजट, भले वॉल्यूम बढ़ गया, ये चीज है। तो हम ये चिंतित है, एक ऐसे समय ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ये जो रक्षा बजट था इसको और ज्यादा होना चाहिए था, वो नहीं है। आप उसके बाद कहां से निकाले प्रेम जी, कहां का पैसा घटा के इसमें डाला जाता रक्षा में? वैसे बढ़ा है, 1 लाख करोड़ के आसपास बढ़ा है, 1 लाख करोड़ के आसपास बढ़ा है, 15% अप हुआ है अगर आप परसेंटेज में ढूंढने के लिए जाएंगे। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि कौन सा सेक्टर है उसको छोड़ दिया जाए? 15.2 अप हुआ है। देखिए, मेरे चाहने की बात नहीं है, ये ऊपर मेरे से चाहने की बात नहीं है। अभी देखिए, आप ही ये समझा रहे थे कि ये और बढ़ा देते तो कहां का घटा के यहां लगाते? आप बताइए ना कुछ। देखिए, सब प्रायोरिटी सरकार की क्या होती है और किस समय क्या होती है, 5 साल में हम किस तो इस सरकार का ये बजट मुझे बता रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इनकी प्रायोरिटी है, कैपेक्स इनकी प्रायोरिटी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ये ज्यादा खर्च करना चाहते हैं। ये प्रायोरिटी साफ तौर पर दिख रही है। और क्या इस पर काम करने से देश के लोगों को काम नहीं मिलेगा या एमएसएमई पे जो खर्चा किया जा रहा है उसका फर्क नहीं पड़ेगा? टीना जी, मैं आपको लेके आना चाहता हूं, बोलिए प्लीज। टीना शर्मा। देखिए, मैं सर की कई बातों से सहमत नहीं हूं और इस बात को मैं यहाँ इसलिए भी कहना चाहती हूँ कि कई बार हम ये भूल जाते हैं कि पुरानी सरकारें हमारे सिर पर क्या छोड़ के गई हैं। तो अगर फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो 4.7% का फिस्कल डेफिसिट जो है मनमोहन सरकार हमारे छोड़ के गई थी, और ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। एक बड़ी चर्चा का विषय था जब हम इस पे बजट पे चर्चा करते थे, तो ये हम बहुत ही इसके बारे में चर्चा करते थे। अब फिस्कल डेफिसिट जो है वो
हमारे लिए क्या क्या करता है वो हम सबको पता है, कितना रिस्की है, कितने सालों तक, कितनी सदियों तक उसका जो है वो हमारे सिर पे एक तरह का रिस्क मंडराता है और हर सेक्टर पे मंडराता है। फिस्कल डेफिसिट कोई छोटी चीज नहीं है। हम जब बहुत सारी चीजों की बात करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि आप तराजू लेकर एक सरकार के और दूसरे सरकार के बजट को नहीं तोल सकते, कभी नहीं तोलना चाहिए, ना ही कभी पिछले बजट से इस बजट को तोलना चाहिए। क्योंकि जब कोई सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है, मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की एडवाइजर रही हूँ गवर्नमेंट में और पब्लिक पॉलिसी की एडवाइजर रही हूँ, तो मुझे कहने में ये कोई गुरेज नहीं है कि कमियां सब बजट्स में होती हैं। हमारी दृष्टि से कमियां सब बजट में होती हैं। हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हम कई बार कहते हैं सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, लेकिन जो मोदी सरकार ने मिडिल क्लास फैमिली के लिए किया है वो शायद अब तक की सरकार ने कभी किसी, और मैं ये नहीं कहूंगी कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, अगर यहाँ तक कहीं पहुंचे हैं तो हमें कांग्रेस की भी कुछ देन है, ऐसा नहीं है। तो ये बिल्कुल ही सिरे से नकारना कि मोदी सरकार का जो ये बजट है वो विजनरी नहीं है, मैं इस बात को नहीं मानती हूँ। सेमीकंडक्टर्स पे और डिफेंस का बजट बढ़ाना कितना इंपॉर्टेंट था पिछले 4 सालों से, तो मैं देख रही हूँ कि कांग्रेस और सारी सरकारें इस पे चिल्ला रही थी, आज उसमें भी कमी निकल रही है। तो आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप उल्टे लटक जाइए, विपक्ष को कहीं ना कहीं कमी दिखेगी, और कमी दिखना, कुछ फैक्ट्स पे अगर कमी दिख रही है तो बात कीजिए, उसको सुधारा जाएगा, लेकिन आप सिरे से नकारने लगे हर चीज को। फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो बताइए ना, कांग्रेस क्या छोड़ के गई है? सोशल सिक्योरिटी के नाम पे मनरेगा के अलावा कौन सी स्कीम कांग्रेस सरकार ने दी थी? मुझे एक आदमी इस बात का जवाब दे दे। और आज सोशल सिक्योरिटी के नाम पे अगर मैं आपको कुछ नहीं तो 20 स्कीम गिना सकती हूँ। ठीक है, ओके। फैक्ट्स पे अगर अजीज खान, हाँ, फैक्ट पे बात कीजिए। बिल्कुल, मैं इसी बात पे शुरू कर रहा था कि भाई राम जी, ना पूरी तरह से ऐसे कोई कहे कि नहीं इससे शानदार कुछ नहीं हो सकता, ना कोई ये कहे कि भाई इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जनता के मतलब की बात बताइए। कैटेगरी के लिए 10% का कोटा मोदी सरकार ने दिया है जी, महिलाओं को 6 महीने। अजीज खान रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अजीज खान, मोदी सरकार ने दी है प्रेगनेंसी में छुट्टियां 6 महीने की महिलाओं को मोदी सरकार ने दी है। देखिए राम जी, 2-3 बातें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 2 बातें अभी जेटली साहब कह रहे थे कि साहब बहुत सारा कर्जा दिया, किसानों का कर्जा दिया, ये हमारी सरकार ने बहुत उपलब्धि की। ये नहीं बताया कि 1,25,000 किसानों ने आत्महत्या कर लिया, या नहीं बताया। मैं दूसरी बातें करना चाहूंगा, कई सारी स्कीमें हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, मैं उस पर चर्चा करना चाहूंगा। अभी देखिए कहा गया कि साहब 7 हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए बहुत चर्चा है। मैं आपको बताऊं, जो ट्रैक बने हैं इस वक्त, ट्रैक चाहे यूपी हो या किसी भी स्टेट में ले लो, उस ट्रैक पे टाइम से ट्रेनें नहीं आती है। आप हाई स्पीड ट्रैक की बात कर रहे हैं, हाई स्पीड कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन कब से चर्चा में है? 2014-15 से चर्चा में। कितनी बुलेट ट्रेनें चल गई, कितना सब कुछ हो गया, हवाई बातें। मैं कह रहा हूं अभी ये बात चल रही है कि आज जो मैंने देखा PM 2 टियर और 3 टियर शहरी विकास योजना के लिए बजट, मैं जानना चाह रहा हूं 100 स्मार्ट सिटी की बात पहले की गई थी, बाद में 500 स्मार्ट सिटी की बात की गई। कितने स्मार्ट सिटी डेवलप कर दिए गए? कहीं कुछ नहीं, सिर्फ कागज पे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो बात करने की बात दूसरी है। अभी कहा गया कि वाराणसी में जहाज की मरम्मत के लिए पोर्ट का उसमें एक प्रोजेक्ट लगाया जाएगा और वहां पे बाकायदे पोर्ट बनेगा और मरम्मत होगी जहाज की। वाराणसी जैसी जगह पे जो माननीय मोदी जी का आप समझिए संसदीय क्षेत्र है, वहां पर अभी मेट्रो तक नहीं चल पाई है। यह है विकास, यह है क्यूटो। तो इस तरीके से वायदे और दावे की बात नहीं कह रहा हूं मैं, वायदे कुछ भी करिए, दावे कुछ भी करिए, लेकिन सच यह है कि इस देश में आज अगर पर कैपिटा इनकम देखिए तो क्या स्थिति है, क्या स्थिति है आज, बेरोजगारी दर क्या है, महंगाई दर क्या है, जरा उस पर चर्चा कर लीजिए। अभी PPP मॉडल की बात हो रही कि ये मुल्क जो है वो तीसरी अर्थव्यवस्था, चौथी अर्थव्यवस्था बन गया। मैं जरा इंपॉर्टेंट बात करूंगा, तीसरी अर्थव्यवस्था PPP मॉडल पे तो 13 और 14 में बन गया था, लेकिन PPP मॉडल से अर्थव्यवस्था से एक आम आदमी से कोई लेना देना उसका नहीं है। मैं जानना चाह रहा हूं कि अमेरिका की पर कैपिटा इनकम 80.6 लाख है, राजीव और इस कर रहे हैं ना सर, और ओके भारत की क्या है 3.25 लाख। अजीज भाई सुन लीजिए सुनिए सर, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, 25 गुना आगे है। मैं काउंटर करूंगा तो समय चला जाएगा। बताइए सर, बताइए। मैं चाहता हूं कि बोलिए 8.2% हमारी GDP ग्रोथ है। आप क्या बात कर रहे हैं सर, ये रिकॉर्डेड डेटा है। वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं 7.2% GDP ग्रोथ हम अचीव करने वाले हैं। वर्ल्ड बैंक तारीफ कर रहा है टैक्स रिफॉर्म्स की, वर्ल्ड बैंक तारीफ कर रहा है कंजम्पशन की, ये तो डेटा है। कम से कम डेटा को जनाब। जेटली जी को 1 मिनट, हाँ जेटली, मैं आ रहा हूं टीना आपके पास आ रहा हूं।
है मेरे पास डाटा है सर, डेटा डेटा मैं आ रहा हूं, पहले जेटली जी का उत्तर तो सुन लीजिए, आपने बहुत सारे सवाल एक साथ उठा दिए, बोलिए जेटली। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश का नागरिक बन के अगर इस देश के बजट को देखेंगे तो आप सोचेंगे इतनी अनंत संभावनाएं हमारे पास थी, हम क्या कर रहे थे आज तक। हमने एक नई नीति बनाई जिसमें रेयर अर्थ से लेकर के रॉ मटेरियल की बात कह रहे हैं, कभी सोचा भी नहीं होगा, इनको पता भी नहीं होगा ये होता क्या है। शायद रेयर अर्थ का मतलब हो गया कि हमारे पास सारे मिनरल रिसोर्सेज थे, उसके बावजूद हम दुनिया से इंपोर्ट करके रॉ मटेरियल यहां पर ला करके उसका माल बना के अपने देश में उसकी खपत करते थे। अरे भाई वही मिनरल तो हमारे पास थे, वही रॉ मटेरियल हमारे पास था, अब हम अपने ही रॉ मटेरियल के रेयर अर्थ से रॉ मटेरियल बनाएंगे। ये कभी कल्पना करी थी क्या आपने? जो चाइना दुनिया पे क्यों राज कर रहा है, हमें क्यों चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता था, या जर्मन से इंपोर्ट करना पड़ता था, या अमेरिका से, कनाडा से लेना पड़ता था, ऑस्ट्रेलिया से लेना पड़ता था? उसके पीछे की मुख्य वजह यही होती थी क्योंकि हमने कभी भी सोचा कि चलने दो, प्रोपेल होने दो, चलने दो, मेरा काम चल रहा है, देश भी चल रहा है, हमें कोई परवाह नहीं है इस चीज की। इतनी गहराई से जाकर के सोचना, और अभी इनकी बात रोजगार को लेकर के हो रही थी। अरे रोजगार की संभावनाएं तभी बनते हैं जब आप 0 से लेकर के 100 तक सब कुछ खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। जब हम 0 से लेकर के, और हमसे पहले की सरकारें जो ट्रेडिंग की बात करती आई थी, हम भी सर्विस इंडस्ट्री को फोकस करते हैं, हम भी उसको बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत कहां से होगी देश को विकसित बनाने के लिए? यहां पर जो कदम उठाए हैं उन कदमों की तरफ ध्यान दीजिएगा। अब बात आई, मैंने सबसे पहले आपसे कहा था कि ऐसी कोई फील्ड बताइए, क्योंकि इस देश का जो बच्चा है ना, जिसने होश संभाला है, और जो व्यक्ति आज 80 साल का हो गया है, जिसने होश संभालिया, उसे पता है मेरे पास अनंत संभावनाएं हैं। और जो 80 साल का हो चुका है उसे मालूम है मैंने कितनी सरकारें देखी है, और कितनी सरकारें देखने के बाद उन्हें एक ऐसा लीडर मिला जिससे वो उम्मीद जगी कि ये देश को वहां लेकर के जाना चाहता है जहां हम चाहते थे। इसीलिए विकसित भारत में आज 80 साल का व्यक्ति भी अपना योगदान दे रहा है, जेनजी भी योगदान दे रहा है। जी जेटली साहब, ओके ओके, वरुण पुरोहित जी बोलिए। यही हमारे देश को आगे लेकर के जा रहे हैं। राम मोहन जी, अभी चाइना की बात जेटली साहब कर रहे हैं। चाइना से कितना ट्रेड इम्बैलेंस है उस पर कोई प्रकाश नहीं डाल रहे। जब आप इतने कर्जे सब अभी सब बता रहे हैं, इतने कर्जे में डूब गया भारत, तो चाइना से ट्रेड इम्बैलेंस क्यों कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। एक मैं कह रहा हूँ, हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, हमने इतनी दवाइयां सस्ती कर दी, कैंसर के लिए कर दी, ये कर दी, अरे उसके रूट कॉजेज पे क्यों नहीं जा रहे? इतना केमिकल खाने में आ रहा है, आम आदमी चर्चा करता है हर चीज में केमिकल, उसको क्यों नहीं आप फोकस करते? और आप विकसित भारत की बात कर रहे हो, मैं तो राजस्थान से आता हूँ, खेजड़ी को केमिकल डाल के खत्म किया जा रहा है। ऐसा विकसित भारत बनाओगे आप, पूरा थार डेजर्ट खत्म कर दोगे, खेजड़ी खत्म कर दोगे, आप कह रहे हो साहब विकसित भारत हो रहा है। और विजन क्या दे रहे हो? 2047। मैं तो पता नहीं जीऊंगा कि नहीं, जब तक कितने लोग जिएंगे कि नहीं जिएंगे। वो आप मुंगेरी लाल के हसीन सब दिखा रहे हो लोगों को, उससे क्या मतलब होगा? और जो अभी बात करें 11 साल के पिछले, अभी मैंने भी सुना पिछली बात नहीं करनी चाहिए, पिछली बात नहीं चाहिए, उल्टे लटक जाओगे। अरे भाई मोदी जी ने तो सपने 2-2 करोड़ पर ईयर के दिखाए थे, तो रोजगार बिगर इकोनॉमी सही होगी क्या? युवा की जो हमारी जो वर्क एनर्जी, जो एनर्जी फोर्स है, उसको आप काम में ही नहीं लोगे, आप कहां से इकोनॉमी को बढ़िया बनाओगे? कितनी ट्रिलियन रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आप, ओके। चाइना का जवाब दे दूं सर आपको। चाइना आज डेट में घिरा हुआ है, चाइना रियल एस्टेट क्राइसिस में घिरा हुआ है, आज से 3 महीने पहले डिफ्लेशन का शिकार था। तो चाइना ऑलरेडी जीडीपी ग्रोथ में हमसे बहुत पीछे है। आज हम चाइना के मुकाबले तेजी से बढ़ रहे हैं। यूएस, चाइना, जर्मनी, जिसकी मर्जी जीडीपी ग्रोथ से कंपेयर कर लीजिए, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग मेजर नेशन। ये रिकॉर्डेड अचीव डेटा है जनाब। तुरंत आ रहा हूं, चाइना हमसे पिछड़ा हुआ है, मुझे जीडीपी ग्रोथ में बहुत पीछे हमसे। टीना शर्मा जी बोलिए। देखिए, सपा के प्रवक्ता ने पर कैपिटा इनकम की चिंता की, बड़ी अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। और उन्होंने यूएस से इसका कंपैरिजन किया। इनसे पूछ लिया जाए कि यूएस में क्या इकोनॉमी चल रही है। हमारे यहाँ कैश इकोनॉमी पैरेलल चल रही है, पैरेलल कैश इकोनॉमी है। आप पर कैपिटा इनकम कैसे निकालेंगे जब 3% लोग ही टैक्स भरते हैं? हम जो ये चैनल पे बैठे हैं यही लोग टैक्स भरते हैं, पर कैपिटा इनकम कैसे निकालेंगे? अगर जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसकी अगर इनकम के बारे में अगर उसको रिकॉर्ड्स पे ले आया जाए, जो कि डिजिटल इंडिया के द्वारा जो भारत सरकार है उसने कोशिश की है, पिछले लगातार 12 सालों से भारत सरकार ने कोशिश की है, इससे पहले तो कभी कोशिश भी नहीं हुई। तो ये देखिए कि हमें बहुत प्रोग्रेसिव होना चाहिए हर बजट के साथ, और हर बजट को इस सोच पे लेकर चलना चाहिए कि उसकी कमियां क्या है, हमारा रूट कॉज क्या है। पर कैपिटा इनकम आप ऐसे नहीं निकाल सकते। अगर आप लिविंग स्टैंडर्ड, पर कैपिटा इनकम, इन सबको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक ऐसा देश जो 168 करोड़ की जनता है हमारे पास, और सिर्फ 3% लोग टैक्सेस दे रहे हैं। अवधेश जी मेरी बात से राजी करेंगे नहीं करेंगे? 3% लोग टैक्सेस देते हैं, उसी पे सब कुछ चल रहा है, और ऐसे लोगों को भी कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है बिलो पॉवर्टी लाइन का, जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते नहीं है।
ये हाथ खड़ा करने से सर नहीं होगा, बातों को कहीं एक्सेप्ट करना सीखिए। यूएस की इकोनॉमी से आप कहीं ना कहीं हमें अगर कंपैरिजन करेंगे तो कैसे चलेगा? दूध दही पे भी टैक्स देता है, डायरेक्ट टैक्स की बात हर आदमी टैक्स दे रहा है, दूध दही पे, किताबों पे, अपने देश को टैक्स लग रहा है। ओके टीनज, आपकी बात आ गई। राम मोहन जी, अगर हमको बजट पर बात करनी है तो बजट पर फोकस करना पड़ेगा। सवाल किया है। पूरी दुनिया अरे रुकिए, अजीज खान जी पूरी दुनिया की बात कर गए, बजट प्रोविजन पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। और हमारे मित्र आप देखिए, इन्होंने चीन का मुद्दा उठा दिया, चीन के साथ क्यों कर रहे हैं, लेकिन बजट पर कुछ नहीं कर रहे हैं कि चीन के जो दुनिया में सप्लाई चेन पर हावी है। सुनो, अरे सुनिए, अरे सुनिए ना, देखिए ये इतनी जल्दी उत्तेजना पैदा हो जाती है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जब हम इकोनॉमी पर बात करते हैं, इकोनॉमी इस तरह से करेंगे नहीं तो आप, अरे भाई चीन जो इस समय दुनिया के सप्लाई चेन पर हावी है, क्या उसके पैरेलल भारत ने अपने बजट के माध्यम से उस सप्लाई चेन को प्रतिस्पर्धा में अपने को आगे रखने लायक विषय बनाया है कि नहीं बनाया है? इस समय जो यूरोप से लेकर बाकी देशों में हमारे लिए अवसर पैदा हुए हैं, उसके लिए इस बजट में हमने आधार दिया है कि नहीं दिया है? जो जिसको कहा गया था आर्थिक सर्वे में, अरे सुनो ना, कृषि, विनिर्माण और सेवा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो आर्थिक विकास में सर्वाधिक योगदान देते हैं। चाइना का एक सेकंड, आकाश एक सेकंड। तो इसीलिए ना कि बजट पर अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए इस बजट का जो फोकस क्या है, जैसे मैंने आरंभ में भी कहा, फिर कह रहा हूं कि आर्थिक विकास में स्पष्ट कहा गया था कि इस समय जो दुनिया में उथल पुथल पैदा हुई है, ये एक ऐसी स्थिति नहीं कि साल 2 साल में खत्म हो जाएगी। वो दुनिया किस करवट बैठेगी उसमें हमको लॉन्ग टर्म की दृष्टि से, शॉर्ट टर्म की दृष्टि से है। तो हमको पहला काम क्या करना है? अरे सुनो ना, हमको स्किल्ड युवा तैयार करने हैं। अगर दुनिया के सेवा क्षेत्र में, सुनिए, दुनिया के सर्विस सेक्टर में हमको हमारी हिस्सेदारी 10%, इतना बड़ा महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखना और उस लक्ष्य के अनुरूप, अरे भाई तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे कंटेंट लैब बनाने की बात है हमारे पास, जैसे हमारे पास जो हेल्थ एग्जीक्यूटिव पैदा करने की बात है, गाइड्स पैदा करने की हमारे यहां बात है। आप इतने व्यापक स्तर पर उसकी व्यवस्था हुई है इस बजट में कि दुनिया के लिए हम आके जो आदमी को सप्लाई करना है, मैंने वर्क फोर्स को, उसकी दृष्टि से दक्षता, इसमें तो युवाओं पर घोषणा ही है। और जो टैक्स और यूएस की जो बात, और यूपी का सुनो, आज यूएस को आकाश बीच में कूद पड़ता है, जो है वो सस्पेंड करके उससे ज्यादा कर्जा लेना पड़ा है, तो यूएस ज्यादा अच्छा चल रहा है। हम अजीत भाई के लिए 2025 यूएस की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में है, हमारी जनाब रिकॉर्डेड है 8.2%। अजीज खान, चाइना से कंपेयर कीजिए, जर्मनी से कंपेयर कीजिए, यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 2023-2024 जर्मनी की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में है। हिंदुस्तान से कंपेरिजन कीजिए, चाहे अमेरिका का, चाहे हिंदुस्तान का डेटा में आपको वन सेकंड किसी इकोनॉमी, अजीज खान रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मैं आखिरी फेज में हूं डिबेट के। अजीज जी क्विक। देखिए ऐसा सर, अपने मियां मिंटू बनने से कोई फायदा नहीं है, मेरी बात समझिए। अभी चाइना की बात कर रहे हैं, तो जो व्यापारिक घाटा है चाइना से, सुनिए मेरी बात, जो चाइना से व्यापारिक घाटा है, सुनिए सर, डेटा का जवाब दीजिए ना। मैं तो अरे सर डेटा पे बात करेंगे, सुनिए मेरी व्यापार घाटा कितना? अरे मैं कह रहा हूँ पूरी बात बोलने नहीं देंगे तो फिर कैसे बात पड़ेगी सर? व्यापार नहीं मेरी बात सुने सर। अरे भाई बोलने नहीं देंगे, अब मत बोलने दीजिए राम भाई, तो डेटा का जवाब हमें बोलने दीजिए। आकाश जी क्विक। हाँ, अरे मैं जीडीपी बताऊंगा ना, अरे सर जीडीपी बताऊंगा, एक मिनट हल्ला ना करो, बोले। देखिए चीन का जो व्यापारिक घाटा है वो 8,39,000 करोड़ है व्यापारिक घाटा, ये चाइना से आपका है। और जो आप आयात और निर्यात, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब आज पंजाब में बोल रहे थे कि साहब मैंने बहुत निर्यात किया है, बहुत ज्यादा बिजनेस हमारा बढ़ गया है। मैं आपको बता दूं, इसी 24-25 का आंकड़ा बताऊंगा साहब, निर्यात किया 37 लाख करोड़ का, आयात किया 61 लाख करोड़ का, घाटा है आपका 24 लाख करोड़। ये है आपका निर्यात और आयात। कहने का मकसद ये हुआ कि आप आयात ज्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं। अगर ये बड़े बड़े आप दावे कि साहब स्टैंड अप इंडिया और स्किल इंडिया और पता नहीं कौन कौन इंडिया, एक बात आपको बताएं। और रही बात जीडीपी की,
तो जीडीपी की जो एक्चुअल स्थिति है वो शायद आपको पता होना चाहिए कि जो 2014 की जो जीडीपी थी उससे उसके आंकड़े को अगर देखा जाए, मैं आपको आंकड़ा देना चाहूंगा कि 14 से 25 तक का जो जीडीपी का आंकड़ा था वो 7 से 9% तक था। ये एग्जैक्ट था। आपने वादा किया था कि हम 10% से ज्यादा जीडीपी लेकर के आएंगे और आज आप देखिए 8% से कम आपकी जीडीपी है। अच्छा, आप क्या एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं? कौन सी जीडीपी आपने बढ़ा दी? टैरिफ के बाद जो पहले जीडीपी थी, यूएस को एक्सपोर्ट अरे सर सुनिए मेरी बात, ऐसे नहीं होता नहीं। 10% से अरे यूएस सुनिए मेरी बात, ऐसे बात नहीं होती है। सुनिए अवधेश जी क्विक। अरे सर आप सुनेंगे नहीं। ऐसा है कहीं की भी आप ऐसे बात करेंगे तो क्या बात हो पाएगी? अजीज खान जी एक मिनट, उनके एक बात का उत्तर दें जल्दी। व्यापार घाटा जो हमारा है, आपको मालूम है ना कि कच्चा तेल, सोना जो हम ज्यादा से ज्यादा मांग रहे हैं और कुछ आवश्यक वस्तुएं हैं, उनके कारण हमारा व्यापार घाटा है। जब तक हम, इसीलिए इस बजट में लॉन्ग टर्म ऊर्जा सुरक्षा की बात है कि हम एनर्जी सिक्योर हो जाते हैं, तो हमारा एक बहुत बड़ा क्षेत्र उसके लिए, और उसके लिए कनाडा और बाकी से हो रहा है। सेकेंड बात, अरे सुनिए भाई, सब कुछ में उत्तर प्रदेश को तो विशेष खुश होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय सभी 75 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल, सेमीकंडक्टर आपका पार्क बन रहा है नोएडा में, और सेमीकंडक्टर पर विशेष जोर है। एआईए के क्षेत्र में इस समय नोएडा और एक प्रकार से हब बन रहा है। तो ये जो कुछ भी बता रहे हैं ना अजीज खान जी, वो एक पुराने समाजवादियों की जो भाषा होती है कि कुछ देश में अच्छा होता ही नहीं है। सारी दुनिया इस समय भारत को देख रही है कि भारत एक ग्रोथ इंजन है, और इस बजट की प्रशंसा, बजट रोजगार देगा आपको। कुछ रिफ्लेक्टर्स होते हैं, उनको आपको पकड़ना पड़ता है, उनको आपको समझना पड़ता है, उनको आपको महसूस करना पड़ता है। मेरे पास आज डिबेट के लिए, मेरे पास सर डिबेट के लिए प्लीज इतना ही समय। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं ये बात कहते हुए कि जब यूरोप के देश भारत की तरफ देखने लगे, उम्मीद के साथ देखने लगे, एफटीए के लिए राजी हो जाएं, तो आप समझिए कि दुनिया किस तरफ देख रही है और उसका इंपैक्ट किस तरह से होने वाला है। अगर हम उसके लिए तैयार नहीं होंगे, अगर गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट बनेंगे नहीं, तो फिर भारत की छवि किस तरह से पूरी दुनिया के अंदर होगी। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनके बारे में प्रधानमंत्री पहले फोकस कर चुके हैं। क्या ये बजट उन उम्मीदों को जमीन पर उतारने के लिए काफी होगा? इस पर जरूर सबकी निगाह होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH